फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ का अगर इंडिया में परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय अगर देखेंगे ना तो ऑफकोर्स ईटीएफ बहुत सारे हैं, उनके रिटर्न्स में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बट जो ईटीएफ मैं चेक कर रहा हूँ अभी ना वहाँ पे गोल्ड अबाउट 9% के आसपास गिरा हुआ है और बहुत वोलेटाइल है, अप डाउन बहुत हो रहा है। जब ये पब्लिश होगा तो हो सकता है कुछ चेंज देखने को मिले, लेकिन हाँ गोल्ड फिलहाल 9% ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ अबाउट 22% गिरा हुआ है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ है। आज गोल्ड और सिल्वर का खेल क्या खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने वाला है? दैट इज यहां से और रिटर्न आएगा नहीं आएगा, क्या होगा? बजट क्या बाजार को और ज़्यादा ऊपर ले जाएगा? क्या बजट के बाद हम स्टॉक मार्केट से और भी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और यूएस में क्या हो रहा है ना, यूएस में अगर आप देखेंगे तो जो थीम है, सेक्टर है, मार्केट कैप है, सभी का रोटेशन हो रहा है। मतलब पहले जहां इन्वेस्टमेंट था वहां से अब दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ये सभी कुछ जानेंगे डिटेल में, और साथ ही ट्रम्प अंकल को भी डिटेल में कवर करना होता है ना, उनके बिना तो कोई डिस्कशन पूरा हो ही नहीं सकता है। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखिए, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ऊपर तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन नीचे थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आया है। और सेक्टर थीम में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, आपको अच्छा लगेगा। डिफेंस अगेन, फिर से बजट आ रहा है ना तो होना ही था, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स। एफएमसीजी फॉर अ चेंज, यहाँ भी बहुत अच्छा रिटर्न आया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, फार्मा, कंजम्पशन। लेकिन हाँ नीचे आईटी बुरी तरह से गिरा, और खासकर मेटल्स देखिए ना, कंप्लीट ब्लड बात है मेटल्स में। और बैंक भी गिरा हुआ, तो बैंक आईटी गिरा हुआ तो नेचुरली लार्ज कैप का तो वहाँ परफॉर्मेंस नहीं आएगा। मेरे पोर्टफोलियो में आज फिर से 2% से भी ज़्यादा का रिटर्न आया है, और इसका एक बड़ा रीज़न ऑफकोर्स है कि डिफेंस का अच्छा खासा एक्सपोजर है मेरे पोर्टफोलियो में। लेकिन हाँ ज़्यादातर स्टॉक्स ही ऊपर हैं, सिर्फ एक स्टॉक आईटी का स्टॉक है जो कि गिरा हुआ है, बाकी सभी का परफॉर्मेंस मोस्टली अच्छा रहा है। सर आइजैक न्यूटन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, 3 लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो उन्होंने अपना पूरा सेविंग, लगभग पूरा सेविंग स्टॉक मार्केट में गवा दिया था। ठीक है, एक कंपनी था साउथ सी कंपनी, उन्होंने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा डबल हो गया। ठीक है, तो नेचुरली उतना ज़्यादा जब बढ़ गया उन्होंने पूरा पैसा निकाल लिया। ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न। लेकिन जब उन्होंने पैसा निकाला उसके बाद भी वो स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था, तो इनको लगा कि नहीं गलती हो गया भाई, और भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने पूरा पैसा फिर से इन्वेस्ट कर दिया। और इन्वेस्ट करने के कुछ दिनों बाद बुरी तरह से सब कुछ गिर गया, और उसमें ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर सेविंग्स था उनका पूरा का पूरा उड़ गया। और इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने बोला, आई कैन कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ स्टार्स बट नॉट द मैडनेस ऑफ मैन। एक और बड़े साइंटिस्ट हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उनका बोलना है कि 2 थिंग्स आर इनफाइनाइट, यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टूपिडिटी, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या सीख मिलता है इससे ना, एक तो ह्यूमन स्टूपिडिटी का कोई अंत नहीं है, मेन का मैडनेस का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, तो यही जो डिफरेंस है ना स्टूपिडिटी और जीनियस का। ठीक है, जीनियस क्या होता है कि वो अपने लिमिटेशंस को समझता है। ठीक है, लेकिन जो स्टूपिड होता है वो अपने लिमिटेशंस को नहीं समझता है, उसको लगता है कि उसको सब कुछ पता है, सब कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स इससे आप इन्वेस्टमेंट्स को कोरिलेट कर सकते हैं। अभी जो गोल्ड और सिल्वर में जो चल रहा है, या फिर क्रिप्टो में जो कुछ चलता है, या फिर एआई रिलेटेड स्टॉक्स में जो कुछ चल रहा है, ये सब कुछ इसी के कारण हो रहा है ना, मैडनेस, स्टूपिडिटी, मोमेंटम। ठीक है, तो ये सब आगे मैं डिटेल में कवर करूंगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे 2 तरीके का रिटर्न आता है। ठीक है, एक है फंडामेंटल रिटर्न और दूसरा है स्पेक्युलेटिव रिटर्न। शायद पहले मैंने ये सब बताया है, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए जो स्टॉक का रिटर्न आता है ना,
उसमें अगर फंडामेंटल का रिटर्न बोला जाए तो कहाँ से आएगा फंडामेंटल रिटर्न? वो आएगा कि भाई जो भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका अर्निंग ग्रोथ कैसा है, किस तरह का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और दूसरा वो कंपनी किस तरह का डिविडेंड दे रहा है। इसी से तो पता चलेगा कि कंपनी का स्ट्रेंथ कैसा है। और दूसरा है स्पेकुलेटिव रिटर्न। वो कैसे होगा? तो वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है और मार्केट मोमेंटम पे डिपेंड करता है। तो ये जो दो साइंटिस्ट्स के मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, तो वो यही है स्पेकुलेटिव रिटर्न ना, मैडनेस, ये सब जो मैंने बताया वो वही है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट और मार्केट मोमेंटम। जब मार्केट ऊपर जाता रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वही होता है स्पेकुलेटिव, क्योंकि फंडामेंटल एक लिमिट तक है, उसके बाद वो स्पेकुलेटिव रिटर्न है। लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर को इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, ठीक है। वो है कि भाई बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, डेली ऑलमोस्ट ना, गोल्ड सिल्वर तो है डेली 4% 5% का रिटर्न। इन्वेस्ट करो, अगले दिन पैसा फिर बढ़ जाएगा, कुछ दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना ज़्यादा जब वोलेटिलिटी है तो आप समझ जाए कि यहाँ पे स्पेकुलेटिव रिटर्न आ रहा है। क्योंकि सिल्वर कितना, इंडिया में अगर रिटर्न्स देखें, आज का गिरावट अगर छोड़ दे तो पहले 250% का रिटर्न एक साल में, गोल्ड 100% का रिटर्न एक साल में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी, इससे पहले भी रिटर्न आ चुका था। तो इतना ज़्यादा रिटर्न फंडामेंटल के बेसिस पे नहीं आता है, ये स्पेकुलेटिव रिटर्न है। देखिए यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकता है पूरा गिर जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, बबल ऐसे ही बनता है। हो सकता है अभी भी काफ़ी समय तक लगातार ऊपर जाए, हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बुरी तरह से गिर जाओ और कुछ सालों तक रिटर्न नहीं आए। गोल्ड सिल्वर में अक्सर ऐसा होता है कि एक बार गिरा अगर बहुत ज़्यादा तो उसके बाद कुछ सालों तक रिटर्न ही नहीं आता है। तो जो भी मैंने डिटेल वीडियोस बनाए ना गोल्ड सिल्वर पे, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया इन चीज़ों को। तो ये भी ध्यान में रखें, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। ऐसा मानकर नहीं चलें कि हमेशा ऊपर जाएगा, जी नहीं, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है जो कि लगातार ऊपर जाता है, जाने के बाद वो गिरता है और कभी कभी कुछ सालों तक बिल्कुल रिटर्न नहीं आता है। तो अगर लिमिटेड एक्सपोजर है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपोजर लिया गया है, तो वहाँ पे तो कॉल लेना चाहिए कि अब क्या करना है। फिलहाल गोल्ड सिल्वर का रिटर्न या फिर एआई रिलेटेड स्टॉक्स का रिटर्न या फिर क्रिप्टोज का रिटर्न ना, ज़्यादातर जो रिटर्न आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है स्पेकुलेटिव रिटर्न। फंडामेंटल रिटर्न का जो पीरियड था वो कब का पीछे छूट चुका है, अब यहाँ का रिटर्न आ रहा है। तो अब हमारे मैडनेस पे डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा और उसको ऊपर ले जाएंगे। लेकिन हाँ, एक लिमिट जाने के बाद वो बुरी तरह से गिरेगा। आज गोल्ड और सिल्वर में हमें वही सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। देखिए, जो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग होता है ना, वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, लॉन्ग टर्म वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टिंग है ना, वहाँ सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन या फिर मार्केट या फिर इन्वेस्टर साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका डिफरेंस पता होना ही चाहिए कि भाई फंडामेंटल रिटर्न क्या है और स्पेकुलेटिव रिटर्न क्या है। तो यहाँ पे फंडामेंटल रिटर्न जब तक आ रहा है तब तक दिक्कत नहीं है, तब तक आप इंजॉय करें, और फंडामेंटल रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आता है। स्पेकुलेटिव रिटर्न में भी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो एक लिमिट तक है, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस कर जाता है तो वो बबल बनने लगता है, और ये बबल कब बस्ट होगा किसी को पता नहीं है। लगातार काफ़ी समय तक रिटर्न आता रहेगा, लेकिन जब वो गिरेगा तो बहुत बुरी तरह से गिरेगा, और ज़्यादातर जो रिटर्न्स है या इन सम केसेस प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी उड़ जाता है, ठीक है। देखिए, जैसे स्टॉक्स का बात करें ना, फंडामेंटल, तो इंडिया एज अ कंट्री अगर आप देखें भारत को, तो भारत को आप बोल सकते हैं स्टॉक्स से अगर आप कंपेयर करें ना, तो भारत को आप बोल सकते हैं हाई ग्रोथ मिड कैप। मिड कैप मैंने ये सब आपको डिटेल्स शो किया था ना आप लोगों को कुछ दिनों पहले, कि देखिए लॉन्ग टर्म में देखें ना तो मिड कैप का ही रिटर्न रिलेटिवली ज़्यादा आता है लार्ज कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले। तो वही इंडिया जो फिलहाल जिस फेज से गुजर रहा है हमारा देश, वो हाई ग्रोथ मिड कैप, हाई ग्रोथ क्योंकि हमारे यहाँ जीडीपी ग्रोथ रेट रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर पैरामीटर्स में रिलेटिवली हम बेटर कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भैया कि जब इस तरह के कंट्री में आप रह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ आपको गुड क्वालिटी के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेलेक्ट करना है, इन्वेस्ट करना है और पड़े रहना है। दैट इज़ लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट को छोड़ देना है। बस क्वालिटी बीच बीच में चेक करना है कि भाई क्वालिटी सही है, क्वालिटी में प्रॉब्लम आता है तो उसको आप चेंज कर लें, ठीक है। यूएस को देखें तो मेगा कैप है, जैसे मैग्निफिसेंट 7 ना भाई, जिसमें भी इन्वेस्ट करो उसका रिटर्न ही आता रहता है। यूएस फिलहाल उस तरह के फेज़ में चल रहा है। हाँ, ऑफकोर्स ये आने वाले समय में प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिलहाल तो वही फेज़ है। चाइना भी मोस्टली आप बोल सकते हैं मेगा कैप ही है ज़्यादातर पैरामीटर्स में, लेकिन वहाँ पे लिमिटेशंस ये है ना कि जैसे यूएस में बहुत सारे सेक्टर्स या थीम्स हैं जहाँ से आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाइना फिलहाल सिर्फ न्यू टेक,
दूसरी जगह पैसा डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चाइना मोस्टली अभी वही चल रहा है। उसके बाद लार्ज कैप स्टॉक्स ना, वैसे लार्ज कैप स्टॉक्स जहाँ की ग्रोथ नहीं है, जापान हो गया, यूरोप हो गया, ये सब उस सेगमेंट में जाएंगे। ग्रोथ नहीं है लेकिन फिर भी रिटर्न आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यूएशंस उनका बहुत कम हो गया, क्योंकि काफ़ी समय से रिटर्न ही नहीं आया था, ठीक है। और वहाँ ग्रोथ भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब थोड़ा बहुत ग्रोथ आ रहा है, इसके कारण वहाँ पे थोड़ा बहुत रिटर्न है, जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखें ना, तो बिल्कुल इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो देखिए, सबसे पहले तो बजट, संडे को बजट है, तो संडे 11 AM से बजट स्टार्ट हो जाएगा। स्पीच लगभग 1.5 से 2 घंटे तक स्पीच चलता है। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, बजट में इस बार डिफेंस के स्टॉक्स आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। यही सोचकर मैंने अच्छा खासा एक्सपोजर लिया था, और शुरू में तो प्रॉब्लम हुआ डिफेंस में, नो डाउट, लेकिन अब जाकर फाइनली उसका परफॉर्मेंस आ रहा है। तो अच्छा खासा रिटर्न, मतलब ठीक इन्वेस्टमेंट रहा अभी तक। तो ठीक है। तो माना जा रहा है कि जो डिफेंस है वहाँ पे सरकार का जो कैपेक्स एलोकेशन होगा ना, खर्च होगा, वो बहुत ज़्यादा, बोला जा रहा है कि अबाउट 15% के आसपास शायद और ज़्यादा एलोकेशन दिया जाएगा। बढ़ाना पड़ेगा ना, देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स कैसा है, चारों तरफ चाइना बॉर्डर पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान बैठा हुआ है, अब तो बांग्लादेश भी आकर बैठ गया है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है। यूएस के साथ भी कोई खास हमारा टर्म्स चल नहीं रहा है। अगर कुछ हुआ तो पता चला कि पाकिस्तान के साथ ही बैठ गया या फिर बांग्लादेश के साथ बैठ गया। इवन यूएस का चाइना के साथ टर्म्स कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है फिलहाल इंडिया के मुकाबले। तो ऑफकोर्स वहाँ पर तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पर अच्छा खासा एलोकेशन आया तो डिफेंस स्टॉक्स और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो धड़ाम से गिर भी जाएंगे, दोनों होगा। सो लेट्स सी, बजट में पता चलेगा क्या होगा। रेलवेज आप लोग पूछे, रेलवेज भी वही है, लोकेशन देखते हैं कैसा जाता है। अगर वहाँ पे लोकेशन जाता है तो वहाँ पे अच्छा खासा तेज़ी नहीं जाएगा तो गिर जाएगा। बट अगेन देखिए, अगर क्वालिटी अच्छा है स्टॉक का, ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छा है, तो अप डाउन चलता रहता है, वो लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर रिटर्न दे देगा। ये ध्यान में रखें। ये जब जो कुछ मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म की बात बोल रहा हूँ। अगर क्वालिटी अच्छा है ना तो अच्छा करेगा ही। लेकिन एक होता है ना टेलविंड, तो यहाँ पे सरकार की तरफ से अगर टेलविंड किसी सेक्टर को मिलेगा तो वो तो अच्छा करेगा ही। तो इसीलिए डिफेंस में आप इतना ज़्यादा तेज़ी देख रहे हैं। उसके न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि देखिए AI रेस में मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, वही जीतेगा जिसके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डेटा सेंटर्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी नहीं है तो आप नहीं टिक पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यूएस इसीलिए चाइना से आने वाले सालों में बहुत पीछे हो जाएगा, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। यूएस वहाँ पे बिल्कुल नहीं टिकेगा। इंडिया 3rd नंबर पे है, बट हम बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को सरकार बहुत बढ़ावा दे रहा है। वहाँ पर आप अच्छा खासा कुछ अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि सरकार मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो यहाँ पर AI रिलेटेड भी अनाउंसमेंट आप सुन सकते हैं, ताकि AI रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, जैसे चिप्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अनाउंसमेंट्स, टैक्सेशन, खासकर कैपिटल गेन्स रिलेटेड अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो उसका भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर मार्केट पे पड़ेगा। आप लोग, कुछ लोग लिख रहे हैं कि नहीं कैपिटल गेन्स और बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, वो तो मतलब टू मच हो जाएगा। यहाँ से बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं, या तो कम करो या फिर इतना ही रखो, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ से ही बढ़ा दिया जाता, तो पूरा बर्बादी हो जाएगा कुछ दिनों के लिए। तो उसके चांसेस ऑलमोस्ट नील हैं, बट यू नेवर नो। सो देखते हैं। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है फिस्कल डिफिसिट। इस नंबर को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिस्कल डिफिसिट सरकार घटा रहा है, बढ़ा रहा है, फिर यहीं रखता है, क्योंकि अगर बढ़ने का संकेत आया उसके कारण ही मार्केट गिर जाएगा, और घटने का संकेत मिलता है तो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, सरकार बढ़ाने तो नहीं जा रहा है, या तो इतना ही पे मेंटेन करेगा परसेंटेज ऑफ GDP, या फिर थोड़ा बहुत घटाएगा, मोस्टली थोड़ा बहुत घटाएगा सरकार। तो ये सब बजट में आपको देखना, और इसके आधार पर मार्केट्स रिएक्ट भी करेगा, ठीक। इसके बाद ट्रंप अंकल का पहले थोड़ा डिस्कस कर देते। तो देखिए, अभी ट्रंप अंकल को सिर्फ आपको देखना है, मोस्टली अभी क्या है, अभी हॉट क्या चल रहा है कि भाई US, इजराइल और ईरान, ठीक है। ईरान बुरी तरह से चारों तरफ से घेरा जा चुका है ईरान को, तो कभी भी वहाँ से कुछ न्यूज़ आ सकता है। यहाँ पे अगेन वेनेजुएला के जिस तरह से ईजिली इन लोगों ने उसके प्रेसिडेंट या फिर उनकी वाइफ को किडनैप करके ले आए, तो उतना आसान नहीं होगा ईरान, ठीक है। लेकिन वही देखना है कि अगर ईरान पे अटैक होता है, अगर ईरान को सक्सेसफुली ये लोग जो करना चाहते हैं कर लेते हैं, तब तो मार्केट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ईरान की तरफ से अच्छा खासा रिटेलिएशन होता है,
जो सी लेन्स है जिसके थ्रू क्रूड गुजरता है ना, जो बड़े बड़े जहाज तेल को लेकर गुजरते हैं उस रूट से, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, ईरान ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो वहाँ पे आप देखेंगे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। क्रूड ऑयल ऑलरेडी देख रहे हैं ना 70 के आसपास चला गया है $US पर बैरल, इसीलिए जा रहा है, डर से ऊपर जा रहा है। तो वो एक बड़ा निगेटिव हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक। इसके अलावा ऑफ कोर्स ट्रंप इंडिया से तो खुश है ना, अब तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम लोगों ने FTA कर लिया, तो और ज़्यादा चिढ़ गए होंगे। तो उनके तरफ से अगर इंडिया के खिलाफ कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है तो वो देखना होगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ा तो एनिमी में से ऑफ कोर्स ईरान, वेनेजुएला, ये सब तो था, वो ठीक है, लेकिन इंडिया भी अभी उनके टारगेट लिस्ट पे है। सो लेट्स सी, अगर उनके तरफ से कुछ नेगेटिव होता है तो उसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। AI बबल बस्ट कभी भी, मतलब मैंने बोला हुआ है ना, इस साल के मिड तक या फिर लास्ट तक कुछ गड़बड़ हो सकता है वहाँ पे। वो होगा तो अगर US मार्केट बुरी तरह से गिरा तो पूरे वर्ल्ड पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा, ठीक। तो ये सब ध्यान में रखें, इसीलिए मैंने बोला भी था ना कि भाई इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल छोटा छोटा है, करते रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा बचा कर रखें तो अच्छी बात है। मैंने भी आप लोगों को बताया हुआ था ना 10-20%, ऑलमोस्ट 20% के आसपास फिलहाल, इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाऊंगा ऑफ कोर्स, लेकिन 20% के आसपास मेरे पास कैश है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टेड है। आप लोग सिर्फ कैश सोचेंगे, कैश नहीं भाई, 80% इन्वेस्टेड है, ये भी देखें, सिर्फ कैश नहीं देखें, ठीक। तो अगर मार्केट जा रहा है तो मेरा 80% पैसे को फ़ायदा मिल रहा है, और फ्यूचर में अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा बहुत गिरता है तो ऑफ कोर्स उसका मैं एडवांटेज लेकर और भी ज़्यादा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ 80% इन्वेस्टेड है मार्केट में। ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादातर पैसा हमेशा इन्वेस्टेड रहे, और मार्केट कैसा भी हो, अगर थोड़ा थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे SIP लोग करते हैं ना, उसमें हर्ज नहीं है, वो करते रहना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया जाए तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे गोल्ड सिल्वर को अब मैं कवर कर देता हूँ। तो देखिए गोल्ड इतना ज़्यादा ऊपर क्यों जा रहा है? बस सेंट्रल बैंक बहुत खरीद रहे हैं, US को लेकर प्रॉब्लम है, $US गिर रहा है, तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसके कारण सेंट्रल बैंक्स ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस आया, सेंट्रल बैंक्स ने देखा नहीं बहुत ज़्यादा खरीद लिया है, या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, अब हम नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे, या खरीदेंगे नहीं, इस तरह का अगर कुछ होता है तो गोल्ड बुरी तरह से गिर जाएगा ना। तो ये ध्यान में रखें। उसी तरह से इंटरेस्ट रेट की, US में इंटरेस्ट रेट कट होगा तो उसको लेकर भी गोल्ड ऊपर जा रहा था। तो इस बार तो US में इंटरेस्ट रेट कट हुआ नहीं, लेकिन हाँ अभी इंटरेस्ट रेट कट और होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वो भी देखना होगा कितना रेट कट होता है, नहीं होता है, उस पर भी गोल्ड का प्राइस डिपेंड करेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद के मुताबिक अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ तो उसका भी बहुत निगेटिव असर गोल्ड के प्राइसेस पे पड़ सकता है। अब मैं US मार्केट्स को कवर कर देता हूँ। तो देखिए, एक तो मार्केट कैप रोटेशन वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। पहले क्या था, मैग्निफिसेंट 7, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा रिटर्न। अब वहाँ पे देखेंगे कि स्मॉल कैप्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया जा रहा है, इसीलिए स्मॉल कैप्स में रिटर्न थोड़े बढ़कर आ रहे हैं इधर रीसेंट टाइम्स में, ठीक है। तो जैसे उनका रसल 2K है ना, रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप का इंडेक्स है, उसका रिटर्न देखेंगे तो रीसेंट टाइम्स में थोड़ा ज़्यादा आया है। वैल्यूएशन गैप भी बहुत हो गया है ना, जो बड़े बड़े मेगा कैप्स हैं उनका वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया है, और जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशन रिलेटिवली कम है, इसलिए भी पैसा वहाँ जा रहा है। और प्लस US में इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, आने वाले समय में और ज़्यादा कट हो सकता है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो जो छोटी कंपनीज़ होती हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसीलिए उनका जो रिटर्न है वो थोड़ा बढ़कर आता है। इसके अलावा सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है। देखिए, पहले मतलब अभी भी इनफैक्ट ज़्यादातर पैसा कहाँ जा रहा है, सॉफ्टवेयर AI बहुत ज़्यादा पैसा, लेकिन अब वहाँ से निकलकर कुछ पैसा एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है। एनर्जी क्यों जा रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया भाई, अगर आपको AI में आगे निकलना है, ज़्यादा डेटा सेंटर बनाना है, तो उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ऑफ कोर्स US में भी एनर्जी का डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाले समय में बढ़ेगा, तो इसके कारण जो एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स कंपनीज़ हैं उनका जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। तो वो हुआ। उसके बाद ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है US में कि भाई मेक इन US, जैसे हम मेक इन इंडिया बोलते हैं, वो मेक इन US, ट्रम्प तो यही बोलते हैं, तो वहाँ भी उसका थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज़ का ही परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। और साथ ही फाइनेंशियल्स, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तो थोड़े समय तो फाइनेंशियल्स को प्रॉब्लम होता है, लेकिन बाद में तो उनका क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है, जिसके कारण उन्हें फ़ायदा होता है। तो फाइनेंशियल्स का ही परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि जो वहाँ पे मेगा कैप्स हैं उनका परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले थोड़ा डाउन हुआ है, और वहाँ पे आने वाले समय में अगर उनका जो अर्निंग ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के मुकाबले नहीं रहा तो वहाँ अच्छा खासा गिरावट आएगा। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट आपने देखा ना कितनी बुरी तरह से गिरा। तो अगर
कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो कंप्लीट ब्लड बात होगा। खासकर अगर एआई रिलेटेड स्टॉक्स जैसे एनवीडिया है, वहाँ अगर रिजल्ट खराब आया तब तो कंप्लीट ब्लड बात होगा वहाँ के मार्केट्स में। वहाँ पे अभी जो थीम्स चल रहा है, क्या क्या थीम चल रहा है यूएस में, तो एआई का जो है ना वो फेज़ 2 चालू हो गया है। फेज़ 2 में क्या है कि भाई जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसका रिटर्न्स दिखाओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पहले क्या था कि जैसे चिप जो बना रहे हैं ना उनका बहुत ज़्यादा रिटर्न्स, लेकिन अब धीरे धीरे क्या देखा जा रहा है कि जो एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने मार्जिन्स को बढ़ा रहे हैं वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है उनके स्टॉक्स पे। जैसे हेल्थ केयर हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, वहाँ पे पैसा जा रहा है क्योंकि वो लोग अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं एआई का यूज़ करके। तो ये सेकंड फेज चल रहा है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड जो कि इंडिया में मैंने बताया वहाँ पे भी उनको फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखें कि जो दुनिया है ना वो मल्टीपोलर हो चुका है, यूएस का डोमिनेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हो गए या क्रिटिकल मिनरल रिलेटेड स्टॉक्स हो गए, यहाँ भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ भी आने वाले समय में आप और भी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिफेंस सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, यूएस में चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है डिफेंस। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे बहुत ज़्यादा आया, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है ये। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।